जय हिंद। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 जो आप लोग का है 20 फरवरी 2025 को आप लोग का एक गोल सेट किया गया है और वो गोल है 95+% बोर्ड एग्जाम 2025। जी हाँ, आप लोग को जो है मैट्रिक बोर्ड में 95+% का एक गोल सेट किया गया है और उस गोल को आप लोग का अचीव करना है। और उसके लिए जो है वो जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल हर तरह से आप लोग के लिए मददगार है, हर तरह से मदद करेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट हो, सब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट हो, जो भी तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो आप लोग के लिए जो है वो ताबड़तोड़ तरीका से जो है चालू हो चुका है। आप लोग बस जो है वो टाइमिंग दिया हुआ है, उस टाइमिंग पर जो है आप लोग वीडियो का इंतजार केवल करते रहिए। जो भी प्रश्न आप लोग का मिलेगा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जैक बोर्ड प्रिपरेशन के द्वारा आप लोग का जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग के बड़े छोटे भाई बहन होंगे तो उन लोगों के लिए भी जो है वो गोल सेट कर दिया गया है 95+% डेली वीडियो, जो कि क्लास 8 के लिए जो है वो 4 बजे है शाम में, 9 का 5 बजे शाम में, 10 का 6 बजे शाम में और 11th का 5 बजे सुबह में और 12th का 6 बजे सुबह में। तो ये टारगेट 95+% डेली जो है अपलोडिंग वीडियो का टाइमिंग है। आप लोग का गोल याद रहे, इसके लिए जो है आप लोग अपना गोल को लिखकर अपना स्टडी रूम में जो जरूर से जरूर चिपका दीजिए। और आप लोग का 2025 एग्जाम में और भी ताबड़तोड़ तरीका से तैयारी करना है तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक, है ना, जी हाँ, क्वेश्चन बैंक एक बार जरूर खरीद लीजिएगा। इससे आप लोग का ये चीज तो पता चलेगा कि आखिर जैक बोर्ड जो है वो किस तरह का प्रश्न पूछता है ना, 2011 से 12 से 13 से या फिर तो किस तरह का प्रश्न पूछते आ रहा है पहले से, तो वो चीज जो है वो दिख जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम जैक जो है पूछता है। तो उस हिसाब से आप लोग का तैयारी जो है वो पूरा अच्छा से रहेगा। कब का पैटर्न चेंज हुआ है वो सारा चीज आप लोग का क्वेश्चन बैंक में दिख जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक को आप खरीदना ना भूलिए। और हम लोग फिलहाल इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो क्लास 10 का सब्जेक्टिव विज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि चैनल में आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो समझ रहे हैं ना, आप जो है वो हाँ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में पहले शेयर कीजिए और जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दीजिए और उसमें जो है आप लोग का पीडीएफ मिलेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, जो कि आप लोग का सब्जेक्टिव के लिए जो रहेगा वो सेक्शन बी से शुरू होगा, है ना, सेक्शन यहाँ बी से शुरू होगा। ये मेरे द्वारा सेट किया हुआ है सब्जेक्टिव का, लिए हम सेक्शन ए ही लिखे हुए हैं, लेकिन सेक्शन ए में आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। यहाँ जो है ये सेक्शन बी रहेगा और उसमें जो है 2-2 नंबर का प्रश्न 8 दिया हुआ रहेगा, जिसमें आप लोग का 6 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो है वो चीज पढ़ लीजिएगा अपने से खुद से, क्या प्रश्न में जो है बोला जा रहा है निर्देश में। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है। तो जी हाँ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और एक जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 गुने 10 का पावर -6 कूलाम आवेश होता है। जी हाँ, ये 2 नंबर का प्रश्न है, इतना लिखने पर 2 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित की जाती है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल जो है किसी भी परिपथ में वोल्टेज या विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो है किसी भी परिपथ में जो है वोल्टेज को मापना है या फिर तो विभवांतर को मापना है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब भी जो है वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ, कमरा के ताप में जो है वो द्रव पाया जाता है, तो वो एक मात्रा और मात्रा है वो पारा, है ना। पारा एक ऐसा धातु है कि धातु को हम लोग जानते हैं कि धातु का जो लक्षण रहता है, गुण रहता है, वो क्या रहता है कि ठोस रहता है ना, कठोर रहता है, चमकीला होता है। लेकिन पारा जो है क्या है, एक धातु है, लेकिन ये कमरे के तापमान पर क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है, चैनल इंपॉर्टेंट लग रहा है तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, आप लोग का भविष्य की बात है, जो कि जैक बोर्ड प्रिपरेशन द्वारा जो है आप लोग का भविष्य को उजागर कर किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एल्काइन का समानीय सूत्र क्या होता है। तो आप लोग का जब ऑब्जेक्टिव का करवाया था उस समय हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए होंगे कि केन से याद रखना है ना, एल केन, ठीक है, फिर एल कीन, फिर उसके बाद एल काइन। ये चीज आप लोग का केन, केन दूध लाने क्या चीज में जाते हैं, केन में। हाँ, तो केन से स्टार्टिंग रखना है, केन फिर किन, है ना, केन के बाद किन कर देना, काइन कर देना। अब इसमें सेम सिमुलर क्या है, तो CnH2n ये सब जगह लिख देना है ना, ये जो है वो सब जगह लिखना है आपको, CnH2n
H2N, ये सब जगह लिखना है। अब अंतर क्या है, सबसे पहले आपको केन से याद रखना है। अगर भूल जाइएगा तो याद रखना कि दूध लावे जाना है, दूध काच में लाएंगे, केन में लाएंगे। हाँ, केन सबसे पहले लिखना है, उसके बाद किन लिखना है, फिर काइन लिखना है। अब सेम जो है इसको आपको याद रखना है, CnH2n, ठीक है, सब जगह यही भर देना है। अब क्या करना है, केन में +2 करना है ना, केन में क्या करना है, +2 करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, काइन में जो है वो -2 करना है, ठीक है। बाकी कीन में कुछ नहीं होगा, कीन का फॉर्मूला जो होता है ना, यही होता है, कीन का फॉर्मूला यही होता है, केन में +2 करना है और कीन में -2 करना है। तो अब बताइए कि यहाँ एल्काइन है ना, एल्काइन इधर आ रहा है ना, काइन का फॉर्मूला क्या है, तो सेम सब में रहेगा लेकिन -2 रहेगा, है ना, -2 लगा हुआ है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है ये CnH2n -2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मेंडल जो है वो अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुनाव किया था, ठीक है। तो मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए बगीचा में उगने वाला साधारण सा एक मटर था, है ना, और उस मटर का पौधा का जो है वो चयन किया था, कोई स्पेशल पौधा का चयन नहीं किया गया था मेंडल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण देना है। ऐसा पदार्थ के बारे में बताना है कि जो जीव जंतु द्वारा जो है अपघटन किया जा सकता है, जीव जंतु उसको खा के गला सड़ा के जो है वो अपघटन कर सकता है, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जीवाणु या अन्य जीवित जीवों द्वारा जो है विघटित होने में समक्ष है, ठीक है। और इसी तरह का प्रदूषण को इससे जो है वो रोका जा सकता है। ऐसे में क्या हो सकता है, तो कागज हो सकता है, ऊन हो सकता है, तथा लकड़ी जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। इसी तरह से सेक्शन ए का जो है ये एग्जाम के हिसाब से बी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भी यहाँ ए है। 7वां नंबर प्रश्न आता है उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहता है। उत्पादक किसको बोलते हैं, तो जो सरल अजैव चीजें से अपना खाना बनाता है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, पेड़ पौधा क्या जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए जो है वो सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, है ना, ये सारा चीज का जो है वो जरूरत पड़ता है, इत्यादि सब चीज का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहां भी जो है वो 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, आपको 6 का आंसर देना रहेगा, 8 प्रश्न रहेगा। तो बोला है कि 1 एम्पियर परिभाषा जो है ना, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, किसी परिपथ में धारा की गणना करे यदि, है ना, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन जो हमको लग रहा है कि मिस टाइप है ना। यदि 500 कूलाम दिया हुआ है और 10 मिनट तक इसका जो है वो गुजरता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है प्रश्न, है ना, प्रश्न ऊपर नीचे हुआ है। तो 500 कूलाम आवेश दिया हुआ है और 10 मिनट समय दिया हुआ है ना, धारा पूछ रहा है ना, एम्पियर में पूछ रहा है कि कितना धारा जो है गुजरेगा, वो चीज पूछा है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन यहाँ देखेंगे। कुल आवेश कितना था, 500 कूलाम था, कुल समय कितना है 10 मिनट, 10 मिनट यानी कितना सेकेंड हो जाएगा, है ना, तो 60 से हम लोग गुना कर देंगे, 600 सेकेंड हो जाएगा, है ना, 600 सेकेंड। अब फार्मूला के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, है ना, ये यहाँ जो बनाया हुआ है इस हिसाब से भी हम बना सकते हैं, इस हिसाब से भी बना सकते हैं, है ना, I = Q/T, इस हिसाब से बना सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q हम लोग कितना है, कूलाम 500 है और समय जो है वो 600 सेकेंड है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार भागा देके देखिएगा साइड में, है ना, 6/5 करते हैं, अच्छा 0 दे देंगे। अब 8 बार में 8 छक 48, है ना, 8 बार में जा रहा है 48, बचा कितना, 2 बचा, फिर 0 दे दिए, 6 18, ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बचा 2, फिर 6 18, मतलब 0 पॉइंट जो है वो 8333 इस तरह से आएगा, है ना, 0.8333 ये जो है एम्पियर आएगा, है ना। ये दोनों तरीका सही है, यहाँ भी जो बनाया है वो भी तरीका सही है और इधर जो बनाया है वो भी तरीका सही है, आप लोग को जो सुटेबल लगे उस तरह से बताइएगा। नेक्स्ट है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो किसी चालक का तार का प्रतिरोध का तार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है व्यक्तुनुकर्मानुपाती होता है, मतलब R बराबर जो है व्यक्तुकर्मानुपाती जो है 1/एम्पियर ए हो जाएगा। जब तार की मोटाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध जो है कम हो जाता है, तथा जब तार की मोटाई कम होती है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो ये चीज होता है। इसलिए देखते होंगे कि जो है मोटा मोटा तार जो है ना, समरसेबल ये सब चलाने के लिए रहता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ये सारा चीज पर जो है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट बात आता है, यहाँ प्रश्न आता है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियां, जो आयरन ये सब होता है या फिर तो हीटर होता है, उसमें जो है वो तापन का अवयव शुद्ध धातु का नहीं प्रयोग करके जो है मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और मिश्र धातु का प्रयोग जैसे आप लोग देखे होंगे, हीटर देखे ना, इस तरह से हीटर रहता है, गोल सार इस तरह से ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे रहता है ना, हाँ अब याद आ गया होगा, इस तरह से हीटर रहता है। तो यहाँ जो हीटर का जो तार रहता है वो शुद्ध धातु का नहीं रहता है, बल्कि उसमें मिलावटी रहता है। तो मिलावटी क्यों रहता है उसके हम लोग यहाँ उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि मिश्र धातु का प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातु की अपेक्षा में अधिक होता है ना, प्रतिरोधकता क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसकी गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है, ताकि जो है वो वोल्टेज जाने के बाद तुरंत गले ना,
है ना। देखते होंगे कि हीटर का तार जो है कभी कभी जो है टूट जाता है, गल जाता है। तो इसमें मिश्र धातु का प्रयोग करने के कारण कि इसका गलनांक बहुत अधिक हो जाता है और उच्च ताप पर इसका ऑक्सीकरण दहन जो है वो जलता नहीं है, ये वजह था। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे। तो 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का उपयोग, डिग्रेडेबल सामग्री का अधिक उपयोग करे, अनावश्यक रसायन का कम उपयोग करे। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ये जो है वो हट गया है। जी हाँ, सिलेबस से ये हट गया है। ये चैप्टर आप लोग का जो है वो आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। आनुवंशिकता चैप्टर तो बच गया है ना, मटर का दाना वाला मेंडल बच गया, लेकिन जैव विकास चैप्टर से है जो कि ये हटा दिया गया है। अगर आता है तो आप लोग जो है प्रश्न को पढ़ के और आंसर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है। इंपॉर्टेंट है वैसे, है ना, क्योंकि ये पूछ चुका है एक बार। पारितांत्रिक में अपमार्जकों की भूमिका क्या है उसके बारे में जो है लिखना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करते हैं। हाँ, हम देखते हैं, ठीक है। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो अपमार्जकों की प्राकृतिक सफाई एजेंट करते हैं, ठीक है। अपमार्जकों का कार्य जैव निम्नीकरण पदार्थ पर होता है। ये पदार्थ उनको सरल पदार्थ में तोड़ते हैं और इस प्रकार जो है अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का जो है कार्य करते हैं। एक चीज बता देते हैं, एक चीज जो है आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉप क्वेश्चन में ये आता है, ओम का नियम, है ना। ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोज, है ना, और एक पार्श्व क्रम। ये 3 प्रश्न जो है ये नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। या फिर तो विद्युत चैप्टर से ओम के नियम पूछेगा, ये नहीं पूछा तो ये दोनों पूछेगा। मतलब ये 3 प्रश्न बहुत ज्यादा बोला जाए ना, कि जितना ज्यादा आप भी लगा लीजिए उतना भी कम पड़ेगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 प्रश्न, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम। अभी से जो है ये तीनों प्रश्न के पर जो है ताबड़तोड़ तैयारी कर दीजिए, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ये तीनों में से जो है एक प्रश्न पक्का आने वाला है, ये गारंटी देता है जैकबोर्ड प्रिपरेशन चैनल, ठीक है। नेक्स्ट आता है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। तो यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी या फिर तो ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसी को हम लोग जो है समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये पूछ चुका है ना, वीकली टेस्ट में भी एक आध बार पूछ चुका है, उसका बाद जो है प्री बोर्ड में भी पूछ चुका है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का इधर जो है वो 5 नंबर का जो है वो 6 प्रश्न रहेगा, लेकिन 4 का ही आंसर देना है। देखिए आ गया ना, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 यहां होगा। ये प्रश्न को जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, स्पेशल वीडियो एक आएगा यही तीनों प्रश्न के बारे में जो अभी बताए, है ना। ये 3 प्रश्न अभी बताए ना, ये 3 प्रश्न के लिए इसके बाद हो सकता है स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें आप लोग का जो है लंबा वीडियो बनेगा, एकदम विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग जो है यहाँ से ये प्रश्न को देख लीजिएगा और यहाँ का आंसर देख लीजिएगा। आप लोग जो है इसमें समझाने में काफी टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा। स्पेशल जो है इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें आप लोग खुद जो है एक बार देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बता दिए ना कि जितना भी लगा लीजिए उतना भी कम पड़ेगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत मेहनत से समझाएंगे आप लोग को। नेक्स्ट आता है कि दिए गए परिपथ में आरेख में जो है ये प्रतिरोध R1, R2, R3 के क्रमशः 5, 10, 30 जो है 5, 10, 30 है, मतलब ये शायद प्रतिरोध है ना, तथा इन्हें ओम होगा, है ना, ये ओम होगा। हमको जहां तक लगता है कि यहाँ ओम ये होना चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए, ओम होगा, है ना। तो इसको जो है 3 चीज यहाँ जो है निकालने बोला है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल विद्युत धारा और प्रत्येक प्रतिरोध का विद्युत धारा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो है एज ऑल द जो है हम लोग सबका जो है ना वो एक्रॉस देखते हैं कि मतलब किसका जो है ये आई कितना निकलता है। तो सबसे पहले क्या था, V बटा R1 हम लोग को कितना दिया हुआ था, 5 था। तो वोल्ट कितना दिया था, 12 दिया था। 12 5 को जो है वो भाग दे देंगे तो कितना एम्पियर निकल जाएगा, 2.4 एम्पियर निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरा के लिए जो है वो कितना ओम दिया हुआ है, 10। तो 10 को हम लोग V बटा R2 करेंगे, 12 बटा 10, तो इसका निकल जाएगा 1.2 एम्पियर। उसी तरह से तीसरा का अब टोटल को जोड़ देंगे, टोटल जो है I1, I2, I3, है ना, विद्युत धारा का तीनों को जोड़ देंगे तो 4 एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह से टोटल सर्किट रेसिडेंस को हम लोग जोड़ते हैं तो जो है वो 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तीनों को अगर वोल्टेज को जोड़ के और 4 से जो है वो भागा दे देंगे, 4 का टोटल हम लोग को कितना आ रहा था, करंट 4 आ रहा था। यहाँ समझिए सबका जो है एक एक करके यहाँ जो है वो निकाला गया है करंट, ठीक है, सबका एक एक करके। तो पहले जो है वो 5 ओम था उसके निकालें तो इतना निकला, फिर 10 ओम का इतना निकला, फिर 30 ओम लगा के इतना निकला। अब तीनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल जो है वो करंट कितना हो गया, तो 4 एम्पियर हो गया। उसी तरह से अगर रेसिडेंस अगर निकाला जाए
तो कितना निकल जाएगा, तो टोटल वोल्ट कितना था 12 है और टोटल करंट ये जो एम्पियर कितना था 4, ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो 3 ओम निकल जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार एक प्रश्न आता है कि धातु तथा अधातु के रासायनिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। है ना, अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ के भाग जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख के भाग जाते हैं, ठीक है, तो कहीं जो है ये स्टूडेंट का अच्छा लक्षण नहीं है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। धातु और अधातु में रासायनिक गुणों का आधार पर जो है अंतर स्पष्ट करना है, तो धातु और अधातु के जो है हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर जो है अंतर करेंगे। तो आयन का निर्माण, धातु धनायन बनाता है जबकि अधातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से अम्लीय और क्षारीय प्रकृति, धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि अधातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया, धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है किंतु जो है अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जहां नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आता है, लास्ट नहीं है, 2 प्रश्न और है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें से विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला जो है वो इन्हीं को स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग घास से स्टार्टिंग करते हैं ना, घास को जो है प्रथम बोला जाता है, उसके बाद जो घास को खाता है वो द्वितीय आता है, फिर उससे ऊपर तृतीय आता है, ये चीज। नेक्स्ट आता है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, है ना। तो जीवों या पौधे में दिखने वाले वे लक्षण जो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं या फिर तो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं, जो देखा जाते हैं, और ये लक्षण वंशानुगत होते हैं और संतान में ये तब विकसित होते हैं जब माता पिता से प्रभावित जीन आगे बढ़ते हैं। या फिर तो यहां से नहीं समझ में आया तो यहां से अलग आंसर है कि F1 पीढ़ी में जो पौधे या फिर तो जीवों में दिखाई देने वाला जो लक्षण होता है उसी को हम लोग जो है प्रभावी लक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि प्रभावी लक्षण है या फिर तो अप्रभावी लक्षण है। तो लास्ट प्रश्न है, मेंडल जो है वो मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया है और उन्होंने पाया कि विपर्यासी विकल्पी जो है लक्षण वाले पौधे स्वपरागन के द्वारा जो है जनन फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ लेकिन दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इसी से सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी है या फिर तो अप्रभावी है। ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आपको किस चीज का चाहिए, हाँ जी हाँ, किस चीज का चाहिए उस चीज का कमेंट कीजिए कि हाँ सर इस चीज का चाहिए। उसका जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लाया जाएगा। जब आप लोग का गोल सेट किया गया है 95+% तो इसको अचीव भी करवाएगा, ये जैक बोर्ड प्रिपरेशन जरूर करवाएगा आप लोग का। बस खाली आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जो है वो जोड़ते रहिए। आप लोग का साथ कभी नहीं छोड़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।